नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं नितेश मिश्रा जी, हमारे सहयोगी हैं। आज हम लोग बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर, जहां पे उपचुनाव होने वाला है। बाबा गोरखनाथ ने वहां से अपनी याचिका वापस ले ली है और अब वहां चुनाव होने के जो रास्ते हैं वो साफ हो गए हैं पूरी तरीके से। तो नितेश जी, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में क्या कुछ होने की संभावना है? मिल्कीपुर सबसे हॉट सीट थी, हालांकि जब 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, तो फिर ये कहा जा रहा था कि अगर मिल्कीपुर भी शायद होता तो और मजा आता चुनाव में। लेकिन अब फिर से मिल्कीपुर अकेले चुनाव हो रहा है वहां पे, लेकिन नजर सभी पार्टियों की है। अखिलेश यादव लगातार वहां पे बूथ स्तर पे तैयारी करने को दिशा निर्देश दिए कार्यकर्ताओं को, और योगी सरकार को तो आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद उसके अपने नेतृत्व में मॉनिटरिंग कर रहे हो, अपने नेतृत्व में चुनाव वहां लड़ाना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का बदलापुर अगर कहा जाए मिल्कीपुर है, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। वैसे आप इस पूरी सीट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और क्या लग रहा है कि इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल युद्ध का मजा तब आता है जब पहले सेनापति से लड़ाई हो, महामंत्री से लड़ाई हो और उसके बाद सीधे राजा से लड़ाई हो। तो अगर मिल्कीपुर के चुनाव को हम देखें तो जो भी उपचुनाव हुए अभी उनके जो परिणाम आए, अगर उसके देखें तो वो लड़ाई अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 2027 से सेमीफाइनल के लिए हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने बीच में एक गैप मेंटेन कर दिया और भूल गए कि अभी मिल्कीपुर का रण बाकी है। अगर उससे तुलना करें तो अगर देखा जाए तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें हासिल की, क्योंकि उसमें जीत या हार अगर मिल्कीपुर की होती तो शायद उसकी इतनी चर्चा ना होती, क्योंकि एक लंबी मार्जिन, अगर मैं कह रहा हूं 7 सीटें भाजपा ने जीती थी, अगर उसमें वो 8 सीटें जीत जाती तब भी वही उल्लास रहता, या अगर वो 1 सीट हार जाते जैसे मिल्कीपुर तो विपक्ष को 1 सीट और बढ़ जाती, 3 सीटें हो जाती, तो उसमें वो उल्लास का मजा ना आता। अब मिल्कीपुर 2027 का जो सेमीफाइनल था उससे पहले मिल्कीपुर कुछ ज्यादा हॉट बन गई। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल जो उपचुनाव का एक समीकरण निकल रहा है, जो बातचीत निकल रही है, उसमें मिल्कीपुर की चर्चा कितनी ज्यादा हो रही है। किसी भी मीडिया हाउस को देख लीजिए, किसी भी प्रिंट मीडिया को देख लीजिए, या जो भी लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन ऑफ ओनली मिल्कीपुर, उत्तर प्रदेश में जहां भी ये परिणाम घोषित हुए, जहां भी राजनीतिक दलों की बात आ रही, अब मिल्कीपुर पर ध्यान फोकस। लेकिन पूरे उपचुनाव के सिनेरियो में अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी संजय जी, जी, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंच रहा था, क्योंकि जो कोर वोटर है बसपा का, वो जब डाइवर्ट हो रहा था तो अखिलेश यादव की पीडीए को झटका लग रहा था। तो उससे अखिलेश, क्योंकि कई सीटों पर आप देखिए जीत हार का जो अंतर रहा वो बहुत माइन्यूट रहा। निश्चित ही 1 सीट कुंदरकी पर बीजेपी ने बहुत बड़ी लीड हासिल की, लेकिन अगर आप वही प्रयागराज देख लीजिए, मिर्जापुर देख लीजिए, तो वहां के जो सीट जीत हार का अंतराल रहा और बहुत ज्यादा नहीं रहा। अगर बीएसपी के वोटर कहीं ना कहीं सपा का साथ दे दिए होते तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। मिल्कीपुर में खेल क्या बिगड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, मायावती ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी अब कोई उपचुनाव नहीं, बीएसपी माफ कीजिएगा, बीएसपी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब बीएसपी जब उपचुनाव नहीं लड़ रही, दलित वोटर, कोर वोटर बीएसपी का जो माना जाता है, ऐसे में मिल्कीपुर दलित बाहुल्य सीट है, दलित बाहुल्य सीट है, उसका रुख किसकी तरफ गिरेगा? क्योंकि वहां पर बीजेपी का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने जो मौजूदा सांसद उनके बेटे अजीत प्रसाद को पहले ही घोषणा कर दी है। अजीत प्रसाद के पास सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये कि उनके पिताजी हाल ही में जीत हासिल करके आए हैं। न सिर्फ जीत हासिल करके आए हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो अवधेश प्रसाद को सदन में अखिलेश यादव ने जगह भी बहुत अच्छी दी। अपने किसी भी कार्यक्रम में वो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद को साथ में रखते। क्यों? वो अवधेश प्रसाद है इसलिए नहीं, अयोध्या फतेह की उन्होंने, अयोध्या से लोकसभा की सीट जीती। एक इसका पूरा मैसेज अखिलेश यादव देना चाहते हैं, और भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अखिलेश लगातार सिर्फ और सिर्फ अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठाते हैं। जी, अच्छा, एक सवाल इसमें और उठता है, जैसे आपने कहा कि अवधेश प्रसाद जो हैं उनको फ्रंट फुट पे अखिलेश रख के बैटिंग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो अवधेश प्रसाद नहीं, अवधेश प्रसाद ने जो काम किया है, जो इतिहास रचा है, उसको लेकर अखिलेश यादव उनको फ्रंट फुट पे रखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये वही अवधेश प्रसाद है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसके घर में मात दी। यानी कि जिस काम पे, जिस नाम पे चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी 2024 के, और तैयारी कर रही थी, और बार बार राम का जिक्र हो रहा था, राम मंदिर का जिक्र हो रहा था, उस जगह पे, उस स्थान पे जाके अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराया।
दूसरी चीज अभी देखा गया कि जो संसद भवन चल रहा है, सत्र चल रहा है शीतकालीन का, उसमें देखा गया कि अवधेश प्रसाद की कुर्सी को पीछे कर दिया गया। उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। लगातार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पे हमलावर है, राहुल गांधी पे हमलावर है, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन। तो क्या कांग्रेस को भी ये लगने लगा था कि अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को सामने फ्रंट करके ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपने आप को खुद अच्छा साबित कराना चाहते हैं, या राहुल को लगा कि नहीं, इनसे हट के हमें अब कुछ और अपनी जनाधार को बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा? क्योंकि संभल हिंसा में भी देखा गया, जब राहुल और प्रियंका जाने लगे तो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कटाक्ष किया कि उनको संसद भवन में संभल हिंसा ना उठाकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी संभल क्या करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अवधेश प्रसाद को लेकर जिस प्रकार से उनकी कुर्सी को हटाया गया, पीछे किया गया, और अलग अलग बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं इंडिया गठबंधन में, तो उसका भी कुछ मिल्कीपुर में असर पड़ने वाला है? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो निश्चित ही आपका सवाल है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक कंफ्यूजन है जो दर्शकों के मन में भी है और जो कहीं ना कहीं मुद्दा भी बन रहा है। उस पर थोड़ी सी चर्चा हम ये कर लें कि मौजूदा समय में देखा जाए, ये क्लास नहीं है। सदन जो संसद होता है, ये एक स्कूल की क्लास नहीं है कि आपका जहां मन आया आप बैठ गए, हमारा जहां मन आया हम बैठ गए। इसका जो मॉनिटर होता है वो वहां का लोकसभा स्पीकर होता है। एक बहुत गूढ़ विषय है, और मैं तमाम नेताओं से अपेक्षा भी करता हूं कि अगर आप तक ये सवाल पहुंच रहा है तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप हर एक चीज पे मुद्दा क्यों बनाते हैं भाई? जो नियमों के तहत है आप उससे चलने की बात नहीं करेंगे। आप पहले गलत करेंगे, उसके बाद जब आपको टोका जाएगा तो आप कहेंगे कि आपके साथ गलत किया जा रहा है। संजय जी, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। लोकसभा में जो माननीय सदस्य होते हैं, उनके बैठने का स्थान उनकी पार्टी के नेता नहीं तय करते हैं, ये तय करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगर बात की जाए तो ये नियम चला आ रहा है कि सदन में लोकसभा स्पीकर के दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष बैठता है और बाईं तरफ विपक्ष बैठता है। ये सीटें उस हिसाब से निर्धारित होती हैं जिस हिसाब से वोटिंग दी गई होती है। आप किसी को अपने मनमाने तरीके से बिठा सकते हैं? एक यहां पर सवाल। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी के बगल में अवधेश प्रसाद बैठ रहे हैं, पीछे डिंपल यादव बैठ रही हैं। ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो नियम पहले से चले आ रहे हैं। ओम बिरला ने वही चीज फॉलो अप करवाई, अब उस पर भी आप मुद्दा बना रहे हैं। इसका मतलब कि आप वहां के लोकल नियमों से अनभिज्ञ हैं। एक इसका ये भी तो सवाल नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए उतावले दिखे। निश्चित ही मैं मानता हूं राहुल गांधी आज की तारीख में वो शख्सियत बन गए हैं, और प्रियंका गांधी भी वायनाड से चुनाव जीतकर वो शख्सियत बन गई हैं कि अगर उन्होंने सदन से ये बात उठाई होती ना तो इसका इंपैक्ट बहुत दूर तक जाता। क्योंकि जब सदन चलता है तो सिर्फ भारत नहीं सुनता है, जब सदन चलता है तो पूरा विदेश भी सुनता है, भारत को सुनता है। क्योंकि आप देखिए वहां की तमाम मैगजीन्स में भारत के तमाम निर्णयों का वर्णन आता है। आप वहां पर गए, आप एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उसके बाद आप वहां पर कह रहे हैं कि हमको रोका जा रहा है। आपका प्रोटोकॉल है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा भी सकते थे, लेकिन आपको इतना झामला लेके जाने की जरूरत नहीं। एक तरफ आप पदयात्रा करते हैं, एक तरफ आप वहां पर जाते हैं, उसके बाद मेन मौके पर पहुंच भी नहीं पाते हैं। इस जगह पर तारीफ करूंगा अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने नियमता वहां पर अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा। अजय राय यहां से गिरफ्तारी दे रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, क्या मतलब है? आपके नेता सदन का मुद्दा है। अखिलेश यादव के नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और निश्चित ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जी आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि विधानसभा में इसका मुद्दा हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने सदन में यह मुद्दा बहुत गंभीरता से उठाया। आवश्यकता थी अखिलेश यादव को बल देने की, लेकिन उस बल को देने से बजाय वहां पर कांग्रेस ने वो उतना साथ और विश्वास नहीं दिया उस मुद्दे पर। हालांकि अखिलेश यादव लगातार इस बात का दावा भी करते हैं, और उनके नेता भी ये कह रहे हैं कि जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो अभी सदन जो शुरू होने वाला है 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, तो उसमें जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि जोरदार तरीके से हम सदन में बहराइच हिंसा को लेकर और संभल हिंसा को लेकर हम सिर्फ उठाएंगे ही नहीं ये मुद्दा, बल्कि योगी सरकार को घेरने का भी काम करेंगे, बेनकाब कर देंगे सरकार की एक एक पुलिस अधिकारियों की एक एक गलती को, सरकार के लोगों की, और जो भी इस हिंसा में शामिल हैं, जिस प्रकार की रणनीति और कही जाए अगर उसमें एक प्रकार का उन्होंने साजिश रचने का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के ऊपर। गोलियां चलाने को लेकर भी माता प्रसाद ने कई सारे सवाल किए थे और कहा था अलग अलग पुलिस बुलेट्स रखती है, अलग अलग बंदूकें रखती है,
कब किसका कहाँ प्रयोग करना है उनको खूब अच्छी तरीके से पता है। हालांकि हम संभल मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम मिल्कीपुर पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में एक बार फिर से उपचुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक बार उसको बदलापुर में बदलें, यानी कि बदला जबरदस्त तरीके से लें, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की इज्जत पर आँच आई है अयोध्या सीट हारने के बाद। नितेश जी, क्या लगता है कि जैसे अजीत को तो टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने, लड़के को इनके, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी किसके ऊपर भरोसा करेगी? क्या कुछ जातीय समीकरण देखेगी? क्या कुछ स्थिति पैदा होगी वहां पे? और किसको टिकट देना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से मिल्कीपुर जैसा हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की, लोगों की नब्ज भी टटोली, वहां से वो सभी लोग एक ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमेशा उनके बीच में रहे। बाबा गोरखनाथ एक बार वहां से जीत हासिल जरूर की, लेकिन मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो लोगों की वो पहली पसंद नहीं है। अयोध्या की अगर हम बात करें संजय जी, हम आपसे सीधे तारुफ करना चाहेंगे कि अयोध्या बीजेपी इसलिए नहीं हारी कि अयोध्या में बीजेपी ने विकास किया था। मैं वहां पर रहा हूं, रिपोर्टिंग, अयोध्या बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि बीजेपी ने वहां से रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट किया था। जो वहां का कैंडिडेट था उसे लोग पसंद नहीं कर रहे थे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लल्लू सिंह फील्ड पर एक्टिव नहीं थे, और अगर फील्ड पर जाते भी थे तो एक बहुत बड़े नेता के तौर पे जाते थे, ना किसी से मिलना, ना किसी से अच्छे तरीके से बात करना। उसका परिणाम वहां पर हुआ। कोई और भी सीटों पर बात करूंगा, बाराबंकी में तनुज पुनिया, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार माना जाता है बाराबंकी भाई, अयोध्या का प्रवेश द्वार, इसको सत्ता पक्ष के साथ साथ तमाम विपक्षी भी मानते हैं। बाराबंकी में तनुज पुनिया की जीत इसलिए नहीं हुई कि बीजेपी सामने लड़ रही थी। तनुज पुनिया की जीत सबसे बड़ा फैक्टर यह था क्योंकि उसके सामने, तनुज पुनिया के सामने कोई फाइटिंग कैंडिडेट ही नहीं था। राजरानी रावत को वहां से टिकट दिया गया, राजरानी रावत चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। तो ये भी एक फैक्टर है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि तनुज पुनिया के सामने अगर प्रियंका सिंह रावत या उपेंद्र सिंह रावत को लड़ाया गया होता तो ये परिणाम, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तनुज पुनिया ने मेहनत नहीं की। तनुज पुनिया ने बहुत मेहनत की, कई बार चुनाव हारने के बाद भी मैदान में डटे रहे, उसका भी फायदा मिला, लेकिन उनको समय कहां से मिला? जब वहां से मौजूदा सांसद के ऊपर कथित वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भी उनको डर यह था कि कहीं एक बार उपेंद्र सिंह रावत को टिकट न मिल जाए। उपेंद्र सिंह रावत का टिकट कटने के बाद जो उनकी मेजॉरिटी थी, पारख संघ के वो बड़े नेताओं में से एक, उनकी मेजॉरिटी को वीडियो का कांड पता ही नहीं था कि वीडियो क्या वायरल हुआ। उनको सिर्फ इतना पता चला हमारे नेता का टिकट काट दिया गया। रावत समुदाय भी जाकर कांग्रेस में वोट दे आया, समाजवादी पार्टी ने तो वोट दिया था। एक भयंकर जीत। लेकिन बीजेपी के उस नेतृत्व को यहां सोचना चाहिए था कि यदि आप यहां पर टिकट की बात कर रहे हो तो राजरानी रावत के पास पहले से एक पद था, जिला पंचायत अध्यक्ष है मौजूदा। अगर वो हार भी जाती संजय जी तो उनको कोई गम नहीं था, क्योंकि उनकी एक सीट तो है ही है। किसी ऐसे कैंडिडेट को वहां से लड़ाना चाहिए था जो ये चाहता कि अगर हम हार गए तो बड़ी बदनामी होगी। तो कुल मिला के तो अभी मैं अपनी बात लेट मी कंप्लीट। इसी तरीके से अगर बात देखी जाए तो इन्होंने एक प्रयोग अंबेडकर नगर, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जो अयोध्या की सीमा से जुड़े हुए जनपद है। अंबेडकर नगर में बीजेपी का सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट गलत बैठा कि नहीं बैठा? इसी तरीके से अयोध्या में जो उनका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बैठा वो गलत बैठा। यही कारण सबसे प्रमुख। तमाम लोगों ने बताया कि वहां पे विकास कार्य हुए, घर तोड़े गए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे जब लोगों से बात कीजिए तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। लोगों की पहली बात यही थी कि वहां से कैंडिडेट जो दिया उन्होंने वो गलत था। वहां से मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज की तारीख में कह रहा हूं, रामचंद्र यादव को अयोध्या से टिकट दे देती बीजेपी तो कि ये चुनाव कैसा होता, आप खुद इसका आंकड़ा लगाइए। अगर रामचंद्र यादव जो रुदैली विधायक है, अगर उन्हें अयोध्या से लोकसभा का टिकट दे दिया गया होता, मैं आज की तारीख में जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज चुनाव हो जाए और वहां से रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव को और अवधेश प्रसाद का आमना सामना करा दिया जाए। अवधेश प्रसाद किस अंतर से चुनाव हारेंगे इसका अभी पड़ सकते हैं बिल्कुल। और यही चीज बीजेपी को अब इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी मिल्कीपुर में, क्योंकि सपा का कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। पारिवारिक फायदा, पार्टी का फायदा और कहीं ना कहीं एक जीत का असर, तो तीन चीजों को कॉम्बिनेशन लेकर सपा ने वहां पर अपने कैंडिडेट को उतारा है। बीजेपी के पास वहां पर तमाम बड़े चेहरे हैं। अगर बात करें उषा रावत महिलाओं में, लेकिन उषा रावत अब उतनी सक्रिय नहीं है। बाबा गोरखनाथ है, बाबा गोरखनाथ को पसंद करने के लिए दो धड़ है, एक धड़ पसंद कर रहा है, एक धड़ नहीं पसंद कर रहा है। एक नया नवेला नाम गोरखपुर और मिल्कीपुर की धरती से उठा है, नेहा सिंह आनंद। नेहा सिंह आनंद ने बहुत कम समय में वहां पर लोगों से पहचान बनाई है।
नहीं, बिल्कुल नितेश जी, हम लोग आपको भी अगर इस बात पे हंसी आ रही तो ये निश्चित ही है, क्योंकि आप भी फील्ड पर वहां पर रहे हैं। फील्ड पे रहे हैं, और मुझे इस बात का मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, जब आपने नेहा सिंह का नाम लिया, बहुत ही सक्रिय महिला है, लगातार काम कर रहे हैं, डट कर वहाँ चुनावी मैदान में डटी रही। जब ये उपचुनाव की बात हो रही थी, मिल्कीपुर भी उसमें शामिल था, हालांकि मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं हुआ, फिर भी हम लोग कई बार अयोध्या हम लोगों का आना जाना हुआ, तो देखिए कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सक्रिय कार्यकर्ता है तो वो नेहा जी हैं, जो लगातार वहां पे डटी हुई है और काम कर रही है। और संभवतः मुझे लगता है कि आपने जब बाजार में लोगों से बातचीत की थी, एक बाजार एक ऐसी चीज होती है, देखिए मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहा हूं, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक स्थान पे जाते हैं, या यूं मान लीजिए अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से, तो एक स्पेसिफिक बूथ पे जाते हैं, तो चलिए हम मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर उसने आया होगा कैंडिडेट, उसने लोगों से बातचीत की होगी अपने पक्ष। लेकिन बाजार एक ऐसी चीज होती है जहां विभिन्न मानसिकता के लोग रहते हैं, विविध प्रकार के लोग रहते हैं। उस बाजार में अगर उस महिला की चर्चा है तो क्यों? सही बात है, ये सोचने वाली बात है। तो अब हम लोग मिल्कीपुर पे ही बात कर रहे थे, और मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, सारी चीजें अब तैयारी पर हैं, जोरों शोरों से सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। मजेदार होने वाला है चुनाव, क्योंकि अयोध्या के एक ये विधानसभा है, अयोध्या जिले में आता है, और एक महिला की जो बात आई, इस पे मेरे दिमाग में और भी चीज आई है, उस सीट से आज तक कोई महिला चुनी ही नहीं गई जी। अगर बीजेपी एक महिला का प्रयोग वहां पर करती है, हाँ, तो उससे दो संदेश, जो महिलाओं को बढ़ाने की बात बीजेपी सरकार कर रही, वो एक संदेश जाएगा। दलित फैक्टर पे जो लगातार विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। और आप एक चीज देखिए कि अब उत्तर प्रदेश के सारे जिलों की नजर, सारे राजनीतिक दलों की नजर सिर्फ कहां पे रहेगी? मिल्कीपुर। अगर अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को एक बड़ी स्थान दे सकते हैं, तो क्या बीजेपी नया प्रयोग करके उस महिला को बड़ा स्थान देके अवधेश प्रसाद के कद को छोटा नहीं कर सकती? बिल्कुल, इस पे सोचने वाली बात, बड़ी बात है। तो हम लोग अभी मिल्कीपुर विधानसभा से थे, यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है, तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जुटना भी चाहिए, क्योंकि अयोध्या का ये सबसे महत्वपूर्ण सीट है, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सीट है इस वक्त, क्योंकि मिल्कीपुर में, या मिल्कीपुर उसी जिले में आता है जहां से भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी थी, मुक्की खानी पड़ी थी समाजवादी पार्टी की वजह से। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए भी समस्याएं कम नहीं, चुनौतियां कम नहीं है मिल्कीपुर के लिए। वजह यह है क्योंकि कांग्रेस और जो उसकी इंडिया अलायंस है समाजवादी पार्टी में लगातार अनबन की खबरें आ रही हैं, और हो सकता है कि इस मिल्कीपुर चुनाव के पहले ही दोनों पार्टी अपनी अलग अलग राहें तय कर लें, अलग जुदा हो जाएं, राहें जुदा हो जाएं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सिलेक्शन करना चाहिए कैंडिडेट को लेकर, उसमें किसका नाम रहना चाहिए, किसको टिकट देना चाहिए इस बार, और क्या कुछ मुद्दे रहने चाहिए, और किस पार्टी की जीत और हार हो? आप अपनी राय हम लोगों को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आज इस मुद्दे पर अगर आप लोग बहस करें, चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे तो हम लोग उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तुरंत ना इंस्टेंट देखा करो यार, वीडियो काटने में बहुत दिक्कत